एक परिवार को बखेरने के लिए एक इंसान ही काफ़ी होता है। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति जो होता है अपने 2 बच्चों और एक अपनी पत्नी के साथ रहता है। यानी कि चारों के चारों जो होते हैं अपने परिवार में बहुत खुश होते हैं। अपनी ज़मीन लेते हैं, ज़मीन में खेती करते हैं और खेती करते करते इनके बीच कुछ ऐसा होता है इस परिवार में, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या होता है इस घटना में, ये जानते हैं हम इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिलासपुर और यहीं का एक थाना लगता है तकतपुर। और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है परसा कांपा। इसी गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश धुरी होता है। सुरेश धुरी जो होता है उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती है जिसका नाम दीपा होता है। ये लोग जो होते हैं खेती करते हैं, किसानी करते हैं और उससे अपना भरण पोषण करते हैं। सुरेश धुरी के पास खुद की खेती नहीं होती है, खुद की ज़मीन नहीं होती है, इसलिए सुरेश धुरी जो होता है खेती जो होता है किराए पर लेता है, बटाई पर लेता है। यानी कि जो आधी फसल होती थी वो खुद रख लेता था, लेकिन आधी फसल जो होती थी वो जो मालिक होता है उस खेती का उसको दे दिया करता था। कभी कभी उससे ऐसे लोग भी मिलते थे जो ठेका उसे पैसों पर देते थे, यानी कि 10,000 रुपये 1 साल के, 1 साल के ऐसे भी देते थे। अब ऐसे ही सारे के सारे जो होते हैं अपने परिवार में बहुत खुश थे। वक्त बीत रहा था, वक्त तेज़ी से रफ्तार से बीत रहा था। तभी ये दोनों जो होते हैं इनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो पाठ बाबा मंदिर में पंडित होता है, जो पाठ बाबा पंडित में जिसका नाम जागेश्वर पंडित होता है। जागेश्वर पंडित जो होता है उसकी भी खेती होती है। उस खेती को करने के लिए खुद नहीं जाता है, वो पंडित है, वो मंदिर में रहता है, इसलिए वो सोचने लगता है कि मैं अपनी खेती को किराए पर दे दूँ। तब इसकी नज़र जो होती है वो सुरेश धुरी पर पड़ती है, उसकी पत्नी दीपा पर पड़ती है। वो सुरेश धुरी और दीपा को अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद उनसे कहता है कि मेरी खेती है, अगर तुम बोना चाहो तो बो सकते हो और जो मेरा हिस्सा बैठेगा उसमें तुम मुझे दे सकते हो। तभी सुरेश धुरी जो होता है वो कहता है कि ठीक है, आपकी खेती हम बो लेंगे, आप बता दीजिए कितनी है कितनी नहीं है और कहाँ से देनी है आपको। जागेश्वर पंडित जो होता है वो सब कुछ बता देता है और सब कुछ बता देने के बाद इन दोनों के बीच, तीनों के बीच सब कुछ तय हो जाता है। जैसे सब कुछ तय होता है तभी सुरेश धुरी जो होता है उसकी खेती भी बोने लगता है। जागेश्वर पंडित जो होता है अपनी खेती देखने के लिए, कैसी फसल हो रही है, कैसी फसल नहीं हो रही है, कैसा काम कर रही है, ये देखने के लिए वो कभी कभी खेतों पर भी चला जाता था। जैसे वो खेतों पर जाता है तभी वो सुरेश धुरी जो होता है वो खेतों पर नहीं होता है, खेतों से दूसरी साइड होता है। तभी सुरेश धुरी पत्नी दीपा से कहता है कि मैडम, मैंने ये खेती जो दी है ना आपकी वजह से दी है, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं, एक आप अच्छी इंसान हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें दे देता हूँ एक खेती बोने के लिए। मैंने तुम्हारे पति की वजह से खेती नहीं दी है। तभी दीपक जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हमें ज़रूरत होती है ज़मीनों की, हम बोते हैं, बोने के बाद जो उससे हमारे हिस्से पैसे आते हैं उससे हम अपने घर का खर्चा चला लेते हैं। अब ऐसे ही जागेश्वर पंडित जो होता है वो खेतों की ओर चला जाता था देखने के लिए। कभी कभी सुरेश धुरी वहाँ पर नहीं होता था, तो ये दोनों जो होते थे एक दूसरे से बातें करते थे, एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातें करते थे। अब ऐसे इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। जब इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है तभी जागेश्वर पंडित जो होता है दीपा से कहने लगता है कि मैं तुमसे तुम्हारा नंबर लेना चाहता हूँ, क्या तुम अपना नंबर दे सकती हो। तभी दीपा जो होती है उसे अपना नंबर दे देती है। यानी कि अब वो खेत पर कम, अब उस पर फ़ोन पर ज़्यादा बात करने लगता है। वो फ़ोन पर उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पति कहाँ पर है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम कैसी हो, कैसा काम चल रहा है। यानी कि ये सारी खबर ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से लेते रहते हैं। अब ऐसे इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जागेश्वर पंडित जो होता है वो दीपा पर पहले से नज़र बनाए बैठा था, अब उसे दीपा से प्यार हो जाता है। जब उसे दीपा से प्यार हो जाता है तभी वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वाकई में तुम दिखने में बड़ी ही खूबसूरत हो। दीपा जो होती है वो भी उसकी बहकाई में आ जाती है, वो भी कहीं ना कहीं यही सोच रही थी। वो भी कहती है कि तुम भी बहुत अच्छे हो और तुम भी दिखने में बहुत खूबसूरत हो। यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब इन दोनों का मिलन होने वाला था, यानी कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तभी एक दिन सुरेश धुरी जो होता है वो खेतों में नहीं आता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। तभी जागेश्वर पंडित जो होता है उसकी पत्नी पर फ़ोन करता है दीपा पर और उससे सारी बातें पूछता है। तो दीपा जो होती है वो बताती है कि मेरा पति बीमार है, वो घर पर है, अगर तुम चाहो तो मिलने आ सकते हो मुझसे।
जागेश्वर पंडित जो होता है सारा काम धाम छोड़कर मिलने के लिए दीपा के पास पहुंच जाता है। जैसे दीपा के पास जाता है तो ये दोनों जो होते हैं एक बड़े खेत में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और जैसे ही शारीरिक संबंध बना ही रहे थे तभी सुरेश धुरी जो होता है उसके घर में अकेले मन नहीं लग रहा था। वो बीमार ज़रूर था लेकिन उसे एक चबक सी हो रही थी कि मैं अपनी पत्नी के पास जाऊं, वहाँ पर जाकर थोड़ा सा काम करवाऊं। तभी सुरेश धुरी जो होता है वो भी खेतों की ओर आ जाता है। जब अपनी पत्नी को देखता है कि वो खेतों में नहीं है और भरे खेत में जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जागेश्वर पंडित और उसकी पत्नी जो है दीपा वे एक दूसरे के साथ जन्नत में होते हैं। जब उन्हें एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक में देखता है तो वाकई में वो समझ नहीं पा रहा था, अपनी आंखों को बंद कर लेता है कि इसकी पत्नी जागेश्वर पंडित के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। तभी पत्नी जो होती है वो अपने कपड़े पहनती आन पाने में इधर जागेश्वर पंडित जो होता है वो भाग जाता है। इधर वो अपनी पत्नी को बहुत धमकाता है, उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई उसके साथ ये सब कुछ करने की, और हमने उसकी ज़मीन ले रखी है और तुम किस बात का फ़ायदा उठा रही हो। तभी पत्नी दीपा जो होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। तभी सुरेश धुरी जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरे 2 बच्चे हैं, अब ये कहाँ पर जाएगी, चलो एक गलती हुई है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। तभी वो माफ़ कर देता है। अब सोचने लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तभी वो कहता है कि जागेश्वर पंडित का खेत हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने 1 साल के लिए लिया था तो 1 साल उन्हें पूरा करना था, इसलिए वो छोड़ भी नहीं पाता है ना चाहते हुए भी। अब दीपा जो होती है 4-5 दिन तक तो जागेश्वर पंडित से नहीं मिलती है, लेकिन 4-5 दिन बाद फिर से वो जागेश्वर पंडित से मिल लेती है और फिर से उसका पति जो होता है सुरेश धुरी उसके साथ देख लेता है। अब जब ये सारी चीज़ें देख लेता है तो अपनी पत्नी को धमकाता है, उसके साथ मारपीट भी करता है, लेकिन पत्नी जो होती है वो समझने के लिए तैयार नहीं होती है। पत्नी जो होती है वो जागेश्वर पंडित से अब लगातार मिलती रहती है, बार बार अपने पति से माफ़ी मांगती है और बार बार उसके पास चली जाती है। तभी सुरेश धुरी जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कल को तुम मेरे साथ कुछ ऐसा कर दो कि मुझे मार दो और मुझे मारने के बाद उसके पास चले जाओ, या तुम दोनों मिलकर मुझे मार दो। तुम्हारे हाथ गंदे होंगे और शायद मैं भी अब इस गंद में रह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तुमसे अलग रहना है। तभी सुरेश धुरी जो होता है वो एक गाँव में पंचायत बैठाता है। उस पंचायत में वो कहता है कि मेरी पत्नी जागेश्वर पंडित के साथ रहती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। कल को अगर ये मुझे कुछ कर देती है, मार देती है, इसलिए मैं पहले इससे अलग होना चाहता हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। अब जैसे ही दीपा से बात पूछी जाती है तो दीपा अपना सर ऊपर उठा ही नहीं पाती है। तभी पंचायत भी कह देती है कि ठीक है, इन दोनों को अलग रहना है तो अलग रह सकते हैं। अब इधर जो सुरेश धुरी जो होता है वो भी उससे डिवोर्स लेने की सोच लेता है। इधर दीपा जो होती है अपने 2 बच्चों को लेकर अपने गाँव चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। अब ऐसे सुरेश धुरी जो होता है अपने घर रहने लगता है। इधर जागेश्वर पंडित जो होता है वो अपने काम में लग जाता है, सभी अपने काम में लग जाते हैं। पत्नी जो होती है अपने मायके में रहने ही लगती है। दिन बीतते चले जाते हैं। जब 6 महीने बीत जाते हैं और दिन आता है 21 अगस्त सन 2025 का। 21 अगस्त सन 2025 को जागेश्वर पंडित की जो माँ होती है चाय लेकर मंदिर में जाती है। जैसे मंदिर में जाती है तो मंदिर में जाने के बाद वो देखती है कि उसका बेटा जो है नीचे पड़ा हुआ है और उसके बेटे के सर से खून आ रहा है। जब ये सारी चीज़ें देखती है तो उसकी चीख निकल उठती है। चीख निकल उठने के बाद जो लोग होते हैं वे आते हैं। आने के बाद जब उसे देखते हैं तो जागेश्वर पंडित जो होता है वो मर चुका होता है। अब इधर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद माँ से पूछा जाता है तो माँ जो होती है वो बताती है कि मैं हर रोज़ इसे चाय लेकर आती हूँ। हर रोज़ चाय लेकर आने के बाद ये अपना काम हिला करता है, लेकिन जब मैं इसे चाय लेकर आती हूँ आज तो ये कुछ इस हालत में पड़ा हुआ होता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ की चेक इन करने लगते हैं, वहाँ देखने लगते हैं कि क्या मामला है क्या नहीं मामला है। तो वहाँ पर कुछ चप्पलें निकली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने लूटपाट की हो, कोई चोर आया हो, क्योंकि जागेश्वर पंडित की किसी की साथ दुश्मनी नहीं होती है। इधर माँ भी यही कहती है कि ऐसा लग रहा है कि चोरी के मामले में किसी ने मेरे बेटे की हत्या की है। अब इधर पुलिस वाले जो होते हैं जागेश्वर पंडित को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर पूछताछ करते हैं गांव में, तो गांव वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता, सबसे पूछा जाता है। अब लेकिन ऐसा लग रहा था कि जागेश्वर पंडित के साथ ये सब कुछ किसने किया होगा, किसने नहीं किया होगा। तभी जागेश्वर पंडित की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें भी देखा जाता है कि जो खून है, खून निकलने से ही उसकी मौत हुई है। लेकिन अब इस मामले में ये पता लगाना था कि ये सब कुछ किसने किया है। तभी टीम बुलाई जाती है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, डॉग स्क्वाड आते हैं। तभी डॉग जो होता है वो वहाँ पर सूंघता है। सूंघने के बाद वो उस जगह जगह पर जाता है जहाँ पर से यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि कातिल है।
तभी वो उस जगह को सूंघते सूंघते एक ऐसे घर में जाता है जिस घर में गांव वाले देखते हैं, जो जागेश्वर पंडित की माँ होती है वो देखती है, वे हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम होता है सुरेश धुरी, यानी कि सुरेश धुरी के घर में वो डोग जाता है। जब सुरेश धुरी देखता है सारी चीज़ें, डोग तो अपना काम कर रहा था, तभी पुलिस वाले जो होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करते और कहते हैं कि तुमने जागेश्वर पंडित के साथ ये सब कुछ किया है तो क्यों किया है, तुम्हारे से क्या दुश्मनी थी। अब ये इधर सुरेश धुरी जो होता है पहले तो इधर उधर की बातें बनाता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर वो टूटता है। टूटने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर वाकई में हैरानी की बात होती है। सुरेश धुरी जो होता है बताता है कि साहब, मेरी पत्नी और जागेश्वर पंडित के अवैध संबंध चल रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को कई बार रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है वो मानती ही नहीं है। फिर मैं एक फ़ैसला लेता हूँ कि मुझे अपनी पत्नी से अलग हो जाना चाहिए, और मैं वही करता हूँ। मैं अपनी पत्नी से अलग होने के लिए पंचायत बैठाता हूँ, पंचायत के द्वारा अलग भी हो जाता हूँ, अपनी पत्नी से डिवोर्स भी ले लेता हूँ। लेकिन मुझे एक खुन्नस आती है कि ये सब कुछ जो हुआ है जागेश्वर पंडित की वजह से हुआ है। अगर वो मेरी पत्नी के साथ संबंध ना बनाता तो मैं अपनी पत्नी के साथ रहता। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, और इतना गुस्सा आ रहा था, ये बात मैं अपने दोस्तों को बताता हूँ। और उन दोस्तों में 3 लोग जो होते हैं उनकी उम्र जो होती है 22 से 25 साल तक की होती है, लेकिन एक जो होता है वो नाबालिग होता है, उसकी उम्र जो होती है 18 साल से कम होती है। यानी कि हम लोग जो होते हैं कुल मिलाकर 5 लोग हो जाते हैं। जब कुल मिलाकर 5 लोग हो जाते हैं तभी मेरे दोस्त जो होते हैं वे एक प्लान बनाते हैं और कहते हैं कि पंडित को हम पूजा करने के बहाने बुलाएंगे। तभी उनमें से दोस्त जो होता है वो पंडित को पूजा करने के बहाने बुलाता है बाहर, और जब पंडित आता है पूजा करने के लिए बाइक की, तब ये तीनों जो होते हैं उस पर वार कर देते हैं ईंट से। जब ईंट से वार करते हैं, वहाँ पर ईंट रखी हुई होती है, उससे वार करते हैं। वार करने के बाद ये लोग जो होते हैं सबूत को छिपाने की कोशिश करते हैं। इधर जो जागेश्वर पंडित होता है उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये सब कुछ देखते हैं तो फरार हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हम ये चप्पल यहीं छोड़ देते हैं, और इससे लगेगा कि कोई डकैत आए थे, चोर आए थे, शायद चोरी का मामला दिखाने की कोशिश करते हैं, और चोरी का मामला दिखाते हुए इस घटना को अंजाम देते हैं। जागेश्वर पंडित को मारने का मोटिव जो होता है सुरेश धुरी का सिर्फ इतना ही होता है क्योंकि उसने उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध चलाए थे। जब ये सारी बात गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले समझ नहीं पाते, सोचने लगते हैं कि आखिरकार एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसमें एक की गलती नहीं होती है, दोनों की गलती थी। उसकी पत्नी दीपा की भी गलती थी और जागेश्वर पंडित की भी गलती थी। पुलिस वाले जो होते हैं इन सबको हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद जेल में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, 6 महीने बाद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुरेश धुरी जागेश्वर पंडित के साथ ऐसा करेगा। सुरेश धुरी जो होता है उसके मन में बहुत सारी खटास भरी हुई थी जागेश्वर पंडित के द्वारा। अगर वो चाहता तो उसकी पत्नी अलग हो चुकी थी, जागेश्वर पंडित अपने काम में लग चुका था। जागेश्वर पंडित ने उसकी पत्नी दीपा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। दीपा जो होती है वो भी जागेश्वर पंडित के पास अपनी मर्जी से जाती थी, यानी कि इन दोनों की मर्जी से ही ये शारीरिक संबंध बनने का जो सिलसिला होता है वो शुरू होता है। लेकिन फिर भी सुरेश धुरी जो होता है एक को सज़ा देने के लिए पागल हो जाता है, और जागेश्वर पंडित को सज़ा देने का काम जो होता है कानून का था, उसका कोई काम ही नहीं था, और कानून का भी इसमें कोई मोटिव ही नहीं बनता है। कुछ ऐसा था ही नहीं कि सज़ा मिले, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ रह रहे थे, दोनों ही एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध को बनाने का अंजाम दे रहे थे। इसमें एक को हम गलत नहीं कह सकते हैं। और अगर आपको क्या लगता है इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी रही, जागेश्वर पंडित की या फिर दीपा की? दीपा जिसकी शादी हुई थी, जिसके 2 बच्चे होते हैं, जिसका पति होता है, लेकिन फिर भी वो जागेश्वर पंडित के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और इतना ही नहीं, उसका पति जब उसे मना करता है तो बार बार जागेश्वर पंडित के पास जाती है। दोस्तों, आपको इस घटना को सुनकर कैसा लगता है, यानी कि आपको इस घटना को सुनकर कैसी राय देनी है, आपको क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस घटना और कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।